नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 2024 लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना तय है। अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा, क्योंकि सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। अब लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख भी नजदीक है। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता चुनावी रण में हुंकार भरने मैदान में उतरने वाले हैं। कई दिग्गज चुनावी रण में उतर भी चुके हैं। बात चुनावी रण में विकास और मुद्दों की है तो वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को मैदान में उतारकर भाजपा ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में फिर से राममय माहौल बनाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जाएगी। लेकिन क्या ये सियासी समीकरण इससे बनेंगे और क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, और क्या रामायण के राम यहां जीत का परचम लहरा पाएंगे? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में 400 की राह राम से रहा में। लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 370 तो वहीं एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक एक राज्य में सीटें जीतने का टारगेट फिक्स किया है और उसी रणनीति के तहत भाजपा आगे बढ़ रही है। तो वहीं स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही राम मंदिर की राह भी भाजपा के लिए जीत की राह को आसान बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद शनिवार से पश्चिम यूपी की सियासी राजधानी कहे जाने वाले मेरठ से करेंगे। इसमें पहले बात तो यह है कि मेरठ में उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह भी मंच पर रहेंगे। जयंत गठबंधन होने के बाद पहली बार पीएम मोदी संग मंच साझा करेंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी बात जनसभा की ये रहेगी कि मेरठ सीट पर भाजपा ने मशहूर टीवी सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि मेरठ में 3 बार सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया है और उनके स्थान पर इस बार भाजपा ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पहले इस सीट के लिए नाम राम कथा करने वाले कुमार विश्वास का भी चल रहा था, लेकिन बाद में अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। आपको बता दें कि मेरठ हापुड़ सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी अनुष्ठान आरंभ करना शुभ मानते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बड़ी जनसभा मेरठ में की थी। अब आचार संहिता के बाद नरेंद्र मोदी पहली चुनावी जनसभा पर्दे के राम अरुण गोविल की लोकसभा सीट से करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि भाजपा के सबसे बड़े सारथी नरेंद्र मोदी चुनाव में देश भर में रामनवमी कवच लेकर घूमेंगे। पार्टी राम लहर पर सवार होकर ही 2024 लोकसभा चुनाव में उतरेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश राम लहर की पहली प्रयोगशाला बनेगा। भाजपा नेताओं की माने तो अरुण गोविल की छवि पर्दे के राम से ज्यादा प्रभु राम के मानस चरित्र के रूप में देखी जाती है। ऐसे में 19 और 26 अप्रैल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद पार्टी उन्हें देश भर में ले जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पर्दे पर राम के रूप को साकार करते चुनावी राम मोदी का कितना फायदा करा पाते हैं और विपक्ष इसका क्या तोड़ निकालती है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। तो 2014 में जो बड़ी रैली थी मोदी की वो मेरठ से शुरू हुई, और 2019 की बात कर लें तो जो बड़ी जनसभा रैली थी वो भी मेरठ से शुरू हुई, और अब 2024 में जो बड़ी एक जनसभा होने वाली है वो भी मेरठ से होने वाली है। और 2024 में भगवान श्री रामलला की
प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंदिर का निर्माण हो चुका है और मेरठ में जो पहली बड़ी जनसभा होगी उसमें अरुण गोविल, जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, वो वहां से उम्मीदवार हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और किस तरह से इसका असर पूरे देश भर के चुनाव में होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से कैसी जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से स्वामीनाथ जायसवाल जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से विवेक पांडे जी, आप प्रवक्ता मध्य प्रदेश से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रमाकांत पटेल जी और भूपेंद्र सुलेरे जी, वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति आप देख रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और ये वो प्रमुख मुद्दे रहे हैं बहुत सारे, उनमें से एक प्रमुख मुद्दे में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण भी कराना था, ये पूरा हो चुका है। और अब मेरठ से, जहां से 2014-2019 से चुनावी सभा का आगाज किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस बार भी यहीं से शुरू करने वाले हैं। बड़ी जनसभा होगी, लेकिन साथ में होंगे वो शख्स जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया, अरुण गोविल। आप रणनीति को बीजेपी किस तरह से देखते हैं और इसका पूरा असर देश भर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कितना कुछ बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है? भाइयों ने बताया कि विवेक जानबूझ के कर रही है, फंसाने के लिए। भूपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आपने सवाल सुना मेरा? जी, मैंने सवाल सुना आपका। देखिए, जो ये 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, ये नया परिदृश्य देने वाला है। क्योंकि जब मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने पहली बार कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी और उसके लिए उन्होंने जो उनके जो प्राइमरी एजेंडा थे, जो उनके मूल जो 1980 में स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी के, और उनके जो 3 एजेंडे थे, वो उन एजेंडों में 370, समान आचार संहिता और राम मंदिर निर्माण, तो इन्होंने 2 अपनी कल्पनाएं पूरी कर दी। और ये एक, देखिए, कोई राजनीति पार्टी करती है तो देखिए, चुनाव का जो राम मंदिर का निर्णय आया वो भी उन्हीं के टाइम पे आया, मोदी जी के टाइम पे आया, और वो एक लिमिटेड टाइम पे बना और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की स्थापना हुई। और यूपी से ही केंद्र का रास्ता जाता है, क्योंकि 80 सीटें हैं वहां पे, और अगर हिंदी बेल्ट की सारी सीटें अपन मिला लें तो लगभग 180 सीटें मिलती हैं, जिसमें आप बिहार मिला लें। आप ये आवाज आ रही किसी? जी जी जी, उसको हम ठीक कराते, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ जी, तो बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये जो झारखंड, जो ये स्टेट हिंदी बेल्ट की स्टेटें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन इस बार जो 2014 का जो चुनाव, जो 2024 का जो चुनाव है, वो इसलिए और महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रसार लगातार करती जा रही है। जिन राज्यों में कमजोर है, उस राज्यों की रचना उन्होंने बना ली, और उन्होंने दक्षिण के राज्य देखिए आप, दक्षिण के राज्य में तमिलनाडु, केरला और असम, पश्चिम बंगाल के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनमें भी उन्होंने समान रूप से एक अद्भुत रचना बनाई, जहां से उन्होंने रामेश्वरम से, पेरुबलम से रैली करी, और वहां कालीकट, केरला से रैलियां की, वहां अपार समर्थन मिला। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मोदी जी जिस चीज के लिए करते हैं, उसकी रचना उनकी अद्भुत होती है। जिस तरह से उन्होंने अभी राज्यों के प्रभारियों की सूची जारी की, सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जिनको राज्यसभा में लाते थे, आज उनको अपने नाम से वो चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या देखिए आप, पीयूष गोयल हो उनके कैबिनेट के, क्या भूपेंद्र यादव हो, ऐसे नेताओं को जो कि उनको पता है कि मेरे नाम की अपेक्षा लोगों को टेस्ट है, क्योंकि हम डिलीवर, जो उन्होंने जो नारा दिया मोदी की गारंटी, वो उसके पे टेस्टेबिलिटी है। और आज के परिवेश में एक तरफा डिवीजन हो रहा है, यही कहीं नहीं माना जा सकता कि उनके समकक्ष और आसपास कोई नेता गुजर रहा है। दूसरी बात, जो उन्होंने मेरठ से शुरुआत की, क्योंकि मेरठ जो सीट है वो बीजेपी के पारंपरिक सीट है, और वहां से राजेंद्र अग्रवाल जी, पुराने संघ के
कार्यकर्ता है और बीजेपी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। लेकिन उम्र के हिसाब से उनको अलग करके उन्होंने वहां पे एक नया प्रयोग किया। जो जब राम जन्मभूमि मूवमेंट चला था तो उस समय अरुण गोविल को चुनाव लड़ाया गया था। आज वो लगभग मेरे ख्याल से 30 साल बाद चुनाव लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। वो चुनाव की जो मेरठ से जो वो जाटवाल बेल्ट है, जिसमें आरएलडी का जो जयंत चौधरी जी का जो अभी आए हैं उनके साथ मिले हैं, तो वो जो वोट उनको लग रहा था कि जो वोट उनका नाराज हो गया है, तो वो वोट उन्होंने जो लगभग वो 15 लोकसभा सीटों में कवर्ड करेगा। और वो बागपत हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे आपकी ये मथुरा हो, और ये मेरठ की सीटें, ये सारी चीजें। और इसमें मुस्लिम भी वोटर बहुत ज्यादा है। तो साथ में उनका ये है कि जो पोलराइजेशन हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि किसको हम कैंडिडेट दें। कभी कैंडिडेट सिलेंडर कर रही तो कभी दे रही है, अभी जैसे डॉक्टर हसन जी का है। तो ये जो एक मैसेज है, और बीजेपी इस मैसेज को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो संगठनात्मक है, कैडर पार्टी है, तो जल्दी से मूवमेंट करती है। दूसरी बात, जो उनके लिए एक थर्ड पार्टी बन रही थी, जो आप डेलीगेशन बन रहा था, जो आप पार्टी आ रही थी, उस आप पार्टी का उन्होंने जो अपना एक संदेश दिया कि हम करप्शन के विरोध हैं। भले वो एक जुडिशरी के प्रोसेस में अभी चल रहा है, अब ट्रायल चल रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, ये तो बात पड़ेगा कि आप पार्टी को लेकर जो कार्रवाई कर रही है बीजेपी, उसका क्या असर होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई शक नहीं, विवेक पांडे जी, देखिए कोई शक नहीं है, आप लोग अभी यहाँ पर टिकट किसको देना है, किसको खड़ा करना, इसी पे लगे हुए हैं। अगर आप किसी को टिकट देते हैं तो फिर आप वापस ले लेते हैं, कोई दूसरा नाराज हो जाता है, इसी में आप लोग फंसे हुए। वहीं बीजेपी की रणनीति यहाँ पर इस तरह से काम आ रही है कि 370 हर बूथ में वोटर तो यहाँ बढ़ाना ही है, माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ पर शुरू कर दिया बीजेपी ने। और जो शुरुआत करने वाले शनिवार से नरेंद्र मोदी जो बड़ी रैली करने वाले, बड़ी जनसभा करने वाले, वो मेरठ सीट है और ये लक्की सीट रही बीजेपी के लिए। और अरुण गोविल भी साथ में होंगे जो वहां से प्रत्याशी हैं, और आरएलडी के जयंत चौधरी भी साथ में होंगे। तो क्या इस बार फिर से आपको नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि भाग्यशाली रहा है मेरठ, और यहां से भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी इस बार उनके साथ में है, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, पहले तो पूरे मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा और अपनी बातों को ससम्मान अनुमोदन के साथ रखने की अभिव्यक्ति चाहूंगा आप सभी से। आज चूंकि एक देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को याद करने का दिवस है, तो इस पुण्यतिथि पे भी उनको मैं नमन करता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात, वर्तमान राजनीति का दौर देखिए कहाँ आ गया है कि अब किरदारों के भरोसे भाजपा चली है सत्ता को हथियाने के लिए। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेरठ में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले के साथ मंच साझा करेंगे। भगवान श्री राम का किरदार निभाने में और भगवान श्री राम के नैतिक नियमों को आत्मसात करने में जमीन आसमान का अंतर है सर। लेकिन मुझे लगता है शायद आपको ये भी याद रखना होगा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और भाजपा के जो बड़े मुद्दे में से एक रहा ही है। बिल्कुल, बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है वही शायद अपने घरों में अर्ध निर्मित भवनों के निर्माण पे जाकर के प्राण प्रतिष्ठा और वेद पूजा पाठ करवाते होंगे। सनातन का सभी जिसको पता होगा वो ऐसे अतार्किक मुझे लगता है कि मुद्दों से दूर ही रहेगा। और दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है, अरुण गोविल जी का नाम आपने लिया, इस पे मैं एक बात जरूर कहूंगा। अरुण गोविल जी से भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव को देखते हुए जनता सवाल नहीं पूछेगी या भाजपा का एक प्रत्याशी है इसलिए सवाल पूछेगी? पहले इसको तय करना होगा मीडिया को, क्योंकि अरुण गोविल ने एक किरदार जरूर निभाया, लेकिन अगर उस किरदार के पीछे मैं उनके किरदारों की चर्चा यहाँ करूंगा तो ये डिबेट दूसरी दिशा में चली जाएगी। क्योंकि आजकल बहुत सारे ट्रोल मीडिया पैटर्न पे मियां खलीफा बहुत याद आ रही है बहुत सारे मीडिया ट्रोलर्स को। तो मुझे लगता है कि किरदारों की बात ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मुद्दों का चुनाव है, मुद्दों पे प्रत्याशी को उतारा गया है और मुद्दों के आधार पे जनता उनसे भी वही सवाल पूछेगी जो कि हमसे पूछेगी। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का जरूर है कि अरुण गोविल जी ने बतौर भगवान श्री राम का किरदार निभाने में जो एक सम्मान कमाया, आज एक राजनीतिक दल के लक्ष्य के लिए वो उसको दांव पे लगाने जा रहे हैं। इस बात का मुझे जरूर दुख है, क्योंकि मेरठ इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि अरुण गोविल जी आएंगे, लोग उनके चरण वंदन करेंगे। माफ कीजिएगा, जनता पूछेगी कि कैसे बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और अरुण गोविल जी श्री राम का किरदार निभाने वाले एक बाण नहीं चला पा रहे हैं कि वो सारे अपराधियों को ध्वस्त कर दे, सबकी मानसिकता को बदल दे। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन अरुण गोविल जी एक बाण नहीं चला पा रहे हैं कि वो सारे भ्रष्टाचार रुक जाए। राम मंदिर तक में भ्रष्टाचार हो गया, अरुण गोविल जी का वो बाढ़ कहाँ है जो फिल्मों में और टीवी पे दिखाई देता था?
मुझे लगता है कि राम की नैतिकता को राजनीति से जोड़ करके अगर आप चल रहे हैं तो आपसे कमजोर राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। हाँ, एक बतौर प्रत्याशी आप उनको लाते, बतौर प्रत्याशी प्रस्तुत करिए, उनसे जनता सवाल पूछेगी, वो अपने तर्क रखेंगे, अगर जनता सहमत है बिल्कुल वोट करेगी। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़िए। अब आप नेता अभिनेताओं को लेके आ रहे हैं तो चलिए ठीक है, नेता अभिनेता कुछ उस खेमे में कुछ इस खेमे में, चर्चा तो होगी, फिर चर्चा तो हर बात की होगी, हर वक्तव्य की होगी। चर्चा तो होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम रणनीति की बात करें। केसी जैन साहब जी, बीजेपी जिस रणनीति के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये अगर मेरठ सीट बात कर ले, यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल थे, लेकिन शायद हो सकता है उम्र के कारण अब आप लोग ने उनका टिकट काट दिया। लगातार 3 बार यहाँ से वो सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, मेरठ की बात कर लें, 2014 में यहाँ पर बड़ी जनसभा करके नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। 2019 में भी यहाँ पर पहली सबसे बड़ी रैली की थी, और 2024 में क्या ये जो सीट है ये भाजपा के लिए लकी चार्म है, लकी सीट है, इसलिए शुरुआत यहीं से होती है। और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर जो बड़ी यहाँ पर एक जनसभा होगी, शुरुआत होगी, यहीं से हो रही है। और अरुण गोविल जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, और बीजेपी हमेशा राम मंदिर मुद्दे को लेकर लगातार एग्रेसिव रही है, और भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो एक संदेश देना चाहती है मेरठ से। वहां पर जयंत चौधरी भी रहेंगे और अरुण गोविल जो वहां से लोकसभा प्रत्याशी, इसलिए बहुत सोच समझकर इस सीट से अरुण गोविल को उतारा गया है। और नरेंद्र मोदी अपने बड़े अभियान की शुरुआत भी यहीं से करने वाले हैं। देखिए भार्गव जी, केवल मेरठ की सीट ही नहीं, हर एक सीट पे प्रत्याशी चुन चुन करके उतारे गए। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में जो मेरठ से शुरुआत करने वाले, देखिए पिछली बार भी यहीं से शुरुआत हुई थी। दूसरी बात यह है कि देखिए जो पहले दूसरे चरण की शुरुआत है वो पश्चिम यूपी से ही है, तो ऐसे में अगर पश्चिम यूपी से शुरुआत होती है तो जैसे जैसे चुनाव के पहले दूसरे चरण बीतते जाएंगे, पश्चिम से हर एक राजनेता पश्चिम से शुरुआत कर, हर एक पार्टी पश्चिम से शुरुआत कर रही है। अब पश्चिम में किस जिले को चुना जाए ये कोई उस तरीके की बात नहीं, सामान्य सी बात है। नहीं, मुझे लगता है सामान्य सी बात नहीं केसी जैन साहब। नरेंद्र मोदी अगर नामांकन जमा करते हैं तो कौन प्रस्तावक होगा, इस पर भी बहुत विचार विमर्श किया जाता है। मुझे लगता है कोई भी सामान्य सी बात कभी नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते हैं, हर एक चीज सोच समझ कर करते हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या राम जी लगाएंगे बेड़ा पार इस बार भी? देखिए राम, भगवान राम तो सबका बेड़ा पार लगाते हैं, बिना भगवान राम के किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। रही बात राजनीति की, तो जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं और विपक्ष जिस प्रकार से तार तार होता हुआ दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी के आपके अंदर देखिए क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चला रहे कि सीतापुर जेल में बंद आजम खां चला रहे, 4 सीटें चेंज कर दी उनके कहने से, और एक सीट पे तो नामांकन हो गया था, बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के, दूसरे को वहां पे विवेक जी आऊंगा, थोड़ा बाद में आऊंगा आपके पास में। कुल मिला करके जहां पे विपक्ष पूरा तार तार दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह के आरोप तो आप लगाते रहते हैं, लेकिन जो मैंने सीधा सवाल किया था, किस रणनीति के तहत मेरठ से यहां पर बीजेपी अपने बड़े चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाली है, क्योंकि बहुत सोच समझकर यहां से अरुण गोविल जी को भी उतारा गया है। तो जो मैंने वही कहा आपसे, कौन प्रस्तावक होगा इसको भी लेकर बड़ा विचार विमर्श होता है। तो रणनीति के बारे में जानना चाह रहा हूं कि क्या रणनीति और क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं पूरे देश भर में? बात तो ये है कि हमने आपको पहली बात का जवाब दिया कि भगवान राम ही सबका बेड़ा पार लगा, जिसने भगवान को छोड़ दिया उसको भगवान राम ने छोड़ दिया, और जिसको भगवान राम ने छोड़ दिया फिर वो कहीं का नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमेशा भगवान राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर रही। अगर सारी पार्टियां ये कह रही थी मंदिर नहीं बनने देंगे, अगर उसमें एक पार्टी ये कहती है हम मंदिर बनवा के रहेंगे, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसी मुद्दे को पूरे देश में एक बार फिर से लेकर जाना चाहती बीजेपी। इसलिए जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ से हो रही है। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, क्योंकि ये जो आपने बड़ी बात की इसी का मुझे सवाल लेना है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं आधार पे भगवान राम मंदिर हमारे मुद्दों में शामिल था,
सत्तर हटाना भी हमारे एजेंडे में शामिल था, ये लाना भी हमारे एजेंडे में था, वो तो हमारे एजेंडे में था, वो हमने सब कर दिखाया। उसके साथ जनता के बीच में अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। ठीक है, और आप आप काम देखिए के ठीक है, काम के आधार पर जा रहे हैं, लेकिन एक संदेश तो यहाँ पे देने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन अभी स्वामीनाथ जी जुड़े नहीं हमारे साथ, जैसे जुड़ेंगे उनसे सवाल भी करूंगा मैं। ठीक है, रमाकांत पटेल जी, देखिए जब भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो फिर आप लोग की तरफ से भी दिल्ली में, क्योंकि जब एक समय था जब आप लोग कहते थे कि मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है, वहां पर हॉस्पिटल बना देना चाहिए, लेकिन जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप लोग ने पूरे दिल्ली में रामायण कथा कराई, सुंदरकांड कराना शुरू कर दिया। तो यहां पर जो अरविंद केजरीवाल हैं, फिलहाल अभी तो वो ईडी कस्टडी में है, लेकिन राजनीति समझते हैं वो, और बीजेपी मुझे ऐसा लगता है कि 2 कदम आगे ज्यादा है इस राजनीति को समझने में, क्योंकि पुरानी पार्टी भी है आप लोग से। यहां पर किस तरह से देखते हैं आप इस रणनीति को? मेरठ से चुनावी आगाज की शुरुआत, जयंत चौधरी भी रहेंगे, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल, जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया, और अभी भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी में। देखिए भागीरथ जी, अगर असल मायने में आज भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर सामने होते तो एक तीर चलाते और सारे भ्रष्टाचारी भाजपाई उसमें निशाने पे होते। मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ूं, मैं पूरा मैं बस एक लाइन जोड़ देता हूं, बस एक लाइन जोड़ देता हूं। आप लोग कांग्रेस के कई नेताओं को कोसते थे, ये भ्रष्टाचारी, उन्हीं के साथ आप गठबंधन में हैं आप। तो भागीरथ जी हम कोसते थे। नहीं, आपने तीर चलाने की बात की, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि आपके सहयोगी हैं वो, अरे भाई जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे आप। सुन लीजिए, अब हाँ, हम कोसते थे, वो तो चलिए ठीक है, हम कोसते थे। आज इसलिए साथ हैं क्योंकि आज जो देश का सर्वनाश करने वाली पार्टी है, सबसे मजबूत स्थिति में है, सर्वनाश करने वाली पार्टी। आप बतलाइए, हमारे शब्दों को तो आपने याद कर लिया। कभी प्रधानमंत्री क्या कहते थे अजीत पवार के बारे में, नारायण राणे के बारे में, एकनाथ शिंदे के बारे में, कभी ये बतलाया गया? क्या कहते थे भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में? मध्य प्रदेश में आ जाओ, कटनी में चले जाओ, संजय पाठक के बारे में, ये कभी आपने सवाल उठाया? क्या कहते थे भाजपा के नेता? ये कहते थे ना कि भ्रष्टाचारी हैं, इनकी जगह जेल में हैं, इनके साथ कभी समझौता नहीं होगा। इन्हीं को लेकर के आए, माला पहना करके, सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। और आज हो क्या रहा है देश के अंदर? लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। कभी अरुण गोहिल को ले आते हैं। अरे अरुण गोहिल जी के बारे में मैं क्या कहूँ, किरदार निभाना और उनके आचरण को अपनाना, दोनों में अंतर होता है साहब। आप बतलाइए कि क्या भाजपा में मात्र 1% भी आचरण अपनाया भाजपाइयों ने भगवान श्री रामचंद्र जी का? अपनाया? अगर अपनाए होते तो आज भाजपा के नेता जेल में होते, जेल में। ये शराब घोटाले की जो बात आ रही है, उसमें पता चल गया, सबके सामने है कि वो शराब घोटाले का जिसका भाजपा जिक्र कर रही थी, इतने दिन से माहौल बना रही थी, वो उसका पैसा गया कहां? भाजपा के पास गया। वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने सामने रख दिया आदेश दे करके कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक एक हिसाब लोगों के सामने होना चाहिए। तब ये सच्चाई सामने आई कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा थी। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने वाली भाजपा थी, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करने वाली भाजपा थी। आप बतलाइए कि आम आदमी पार्टी के 1 नेता, 2 नेता, 3 नेता, 4 नेता, तमाम नेताओं को जेल में डाल करके ये सोचते हैं कि अब ये चुनाव जीत जाएंगे, यही करेंगे, सारे विपक्ष को जेल में डाल देंगे। और इस देश की जनता को क्या इन लोगों ने मूर्ख समझ रखा है? अरे जनता बहुत होशियार है साहब। जनता को दिखता है कि तुमने आवाज दबाने का काम किया है, गला घोंटने का काम किया है विपक्ष का, जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। जनता सही समय पे सही जवाब देगी। ये इस भ्रम में ना रहे कि इनके सामने नेता नहीं बचे, सबको जेल में पहुंचा दिए। इनके सामने नेता नहीं, इनके सामने जनता खड़ी होगी, इनके खिलाफ लड़ने के लिए जनता खड़ी होगी। जो भाजपाई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको कहीं हर प्रकार की छूट है, हर प्रकार की छूट है भाजपाइयों को। कुछ भी करें, बलात्कार कर देते हैं इनके सांसद, बलात्कारी सांसदों को बचा के रखें, इनके विधायक बलात्कारी, इनको बचा के रखें, घोटालेबाज विधायकों को बचा के रखें। ठीक है,
इनके मंत्रियों को बचा के रखे, उनके ऊपर कहीं कोई जांच नहीं होती, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर गिरफ्तार करना है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करें। लेकिन 50 करोड़ की रिश्वत के मामले बड़े नेता कहते थे कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें गिरफ्तार कर लीजिए ना। आज तक गिरफ्तारी हो गई, लेकिन देखना होगा अभी ये मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है। भागीरथ जी मैं कंप्लीट कर दूं 15 सेकेंड प्लीज। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके रखा गया है। तमाम जांचों के बाद, तमाम छापों के बाद एक नए पैसे की बरामदगी आम आदमी पार्टी से नहीं हुई है। पैसा निकला है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकला है। ठीक है, लेकिन वही मैंने कहा कि पहले भाई आपके बड़े नेता कहते थे कि भाई हमें गिरफ्तार कीजिए ना अगर दम है तो, और मुझे लगता है अब गिरफ्तारी हो गई है, कस्टडी में है, तो फिर इस बात को भी आप लोग, तो ये तो तानाशाही और दमनकारी नीति चल रही है साहब। भूपेंद्र जी मैं आऊंगा थोड़ा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ सोमेनाथ जायसवाल जी भी जुड़ गए। सोमेनाथ जी, केसी जैन साहब जी कह रहे थे, जब मैंने जिक्र किया, क्योंकि आपको भी पता होगा कि शनिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी जनसभा की शुरुआत होने वाली है मेरठ से होने वाली। 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो पहली जो जनसभा थी, पहली जो रैली थी, चुनावी बड़ी रैली, वो मेरठ से हुई थी। और इस बार मेरठ में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल है, जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था और भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी का जो पूरा हो चुका है, और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि केसी जैन साहब जी क्या रहे हैं कि जो राम के साथ हैं, जो राम के साथ नहीं थे, वो पता होना चाहिए ना लोगों को। देखिए भागीरथी भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं निरंतर धर्म के नाम से जिस तरह से लोगों को किस तरह से भ्रमित किया जाए और धर्म के नाम पर वोट लिया जाए, ये सिलसिला चलते आ रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी काम और विकास का एजेंडा को भूल चुके हैं। या तो विपक्ष को एक तरह से बोलते हैं कि मैं कांग्रेस मुक्त करूंगा, उनके पास तो पार्टी में नेता नहीं रह गए, और निरंतर जिस तरह से वो कांग्रेस छोड़ के जो जा रहे हैं, तुरंत उनको टिकट दिया जा रहा है, तुरंत उनको राज्यसभा लोकसभा का टिकट दे दिया जा रहा है। पहले नवीन जिंदल पर कोल घोटाला लगता था, आदर्श घोटाला अशोक चौहान पे लगता था, और हेमंत बिश्व शर्मा पर पानी घोटाला, और जितने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला, ये सारे घोटाला मुक्त हो जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और कहते हैं बूथ लेवल तक हम मजबूत हैं। जब आज मजबूत है तो आपके वर्कर भी होंगे, आपके नेता भी होंगे, चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होंगे। आप दूसरे पार्टी के तमाम नेताओं को तुरंत जाते हैं, चाहे टीएमसी जाए, कांग्रेस जाए, चाहे किसी पार्टी से, उनको तुरंत टिकट दे दे रहे हैं। तो आपके पास नेता विहीन हो गया है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार में अभी कह रहे थे कि मैं जितना भ्रष्टाचार का पैसा है गरीबों में एक नया सुगापा छोड़ दिए। जिस तरह से 15 लाख खाते में काले धन आ रहा था, 2 करोड़ नौकरी का सुगापा छोड़े थे। नए नए रोज कहानी ग्रंथ सुनाया जाएगा। जिस तरह से जनता को 10 साल तक भ्रमित करके 205 लाख करोड़ देश पे खर्च कर दिया गया। आज देश का जनता लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक नया चुनाव के समीकरण को, नया सरकार लाना चाहता है। तो ये डर, जिस तरह से चुनाव के बाद भी आप केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते थे, मुख्यमंत्री को, क्योंकि चुनाव चल रहा है, जान रहे हैं कि ये लोग जब 7 सीट में 6 सीट दिल्ली में बदल दिया जाता है तो एक डर है। सोमेनाथ जी, जब आप लोग गठबंधन में नहीं थे, सपा जब गठबंधन में नहीं थे आप पार्टी के साथ, तो आपके दिल्ली के नेता ही इसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे केजरीवाल के खिलाफ। देखिए भाई, अब गठबंधन का संबंध है। हमारा गठबंधन बना एक अहंकार और सत्ता में घमंड में भरा हुआ सरकार को बदलने के लिए संकल्प ले चुके। तो हमारे पुरानी बीती हुई बात को बिसरा देते हैं, हम नए चुनौती को सामना करते हैं। नया चुनौती यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खा भी रहे हैं, खाने वाले को अपने अंदर खाई में डाल दे रहे हैं। जिनको कहते थे चट्टी पिसिंग एंड पिसिंग, उनको डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। जो हमारे नेता को हम डस्टबिन में उठा के फेंक दिए तो उनको बड़े बड़े पद मुख्यमंत्री कर दिया जा रहा है। तो देश के लोकतंत्र को जिस तरह से इनके नेता हेंगड़े जी बोल रहे थे कि 400 पार आ जाएगा तो हम संविधान लोकतंत्र को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो इनका मंसूबा यह है कि देश के जिस तरह से लोग हैं उनको भ्रमित करो, झूठ बोलो, जुमला दो, कभी युवाओं को पकौड़ा तलाओ। 30 लाख वैकेंसी खाली होने के बाद भी नहीं भरा जाता। मुद्दों की बात नहीं सरकार करती है, वो सरकार मुद्दों की बात नहीं करती। भूपेंद्र जी, इलेक्ट्रिक बॉन्ड आया, उसमें इनका कलई खुल चुका था भ्रष्टाचार का। तो इसको दबाने के लिए केजरीवाल जी का अरेस्ट करना है, इसलिए कि हमारा ठीक है। आप कह रहे हैं मुद्दों की बात नहीं करती है बीजेपी और भ्रम करने की कोशिश यहां पैदा करती है। भूपेंद्र जी, क्या वाकई मुद्दों की बात, क्योंकि अगर हम देखते हैं कभी भी चुनावी जनसभा होती है, बीजेपी नेताओं की तरफ से योजनाओं की बात की जाती है, और जैसे राम मंदिर का मुद्दा, ये तो बीजेपी का एक अहम
यहाँ पर घोषणा पत्र में शामिल रहा है बहुत सालों से, उसका आज पूरा भी हो गया है। देखिए मुद्दों की बात यहाँ पर क्या वाकई बीजेपी नहीं कर रही है या फिर सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जिक्र तो सभी चीज का होता है, रणनीति भी अगर आप देख लें, अपना कुनबा बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही। वो आरएलडी जो कांग्रेस सपा के साथ थी कुछ समय पहले तक, वो बीजेपी के साथ आ गई है। और जयंत चौधरी भी यहाँ पर रहेंगे, जैसे आपने खुद कहा मेरठ में एक बड़ा तबका वहां पर जो है वो जाट समुदाय का भी है, तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी क्या चारों तरफ से रणनीति बना रही है? और जो विपक्षी पार्टी है वो सिर्फ एक ही मुद्दों को लेकर जिक्र करी हुई है कि मुद्दों की बात नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति में क्या सफल होती हुई दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है? सेफ साइड बचना होता तो क्वेश्चन मार्क तो डालना ही पड़ेगा। भूपेन जी, ये मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया तकनीकी के कारण। जी मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां बात करें कि मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी हर मुद्दों की भी बात कर रही है, धर्म की भी बात कर रही है और अपना कुनबा बढ़ाने की भी यहां पर प्रयास कर रही है। इसलिए आरएलडी जो कुछ समय पहले कांग्रेस सपा के साथ थी वो अब बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही विपक्ष को और अपने आप को मजबूत कर रही है। ये देखिए, ये एक राजनीति हमेशा विस्तार पटक के लिए होती है। देखिए 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, लेकिन आप अगर 1989 का चुनाव देखें तो ये चुनाव बिल्कुल एंटी कांग्रेस की तरह सारे विपक्ष ने लड़ा था, जिसमें दक्षिणपंथी बीजेपी और साथ में लेफ्ट पार्टियां सारी शामिल थी। तो राजनीति में हमेशा कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राजनीति तो हमेशा संभावना का दौर है और अपना कुनबा बढ़ाने का। लेकिन एक दौर वो था कि जब क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर कर रही थी राष्ट्रीय पार्टियां, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई और क्षेत्रीय पार्टी जैसे जैसे मजबूत हुई तो फिर जब 84 के बाद से मैंडेट मिलत जुल के आने लगा, राष्ट्रीय में भागीदारी होने लगी। लेकिन विपक्षी पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि बीजेपी मुद्दों की राजनीति नहीं कर रही है। देखिए ये तो कहने वाली बात है मुद्दों की राजनीति। अगर आप देखिए सबसे बात राजनीति में है टेस्टेबिलिटी की। आप जो कह रहे हैं वो अब जनता समझ रही कि नहीं समझ रही है। आप अगर अभी विधानसभा के चुनाव देख लें और अभी इसके बाद लोकसभा, लेकिन जो जनता मोदी जी जो डिलीवर करते हैं अपने संदेश को, वो जनता उनको ध्यान से सुनती है और उनकी भाषाओं को ना जानते हुए आप आंध्रा की रैली देख लें, आप तेलंगाना की देख लें, आप वहां की तमिलनाडु के देख लें, आप नॉर्थ में तो है ही मजबूत, आप यहाँ पे मान लें कि आप हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी ऑलरेडी मजबूत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज नेता जो कह रहा है जनता उसके प्रति कितनी विश्वसता उसके कथन की मानती है। आप विधानसभा चुनाव में देख लें अगर, तो कांग्रेस ने वर्सेस चुनाव लड़ा और सारे नेताओं ने, अच्छे पार्टियों ने उनसे ज्यादा घोषणाएं की, जनता को ओबलाइज करने की बात कही। लेकिन जब प्रधानमंत्री संदेश देते हैं, मोदी जी अपनी पार्टी की तरफ से संदेश देते हैं, ये हर पार्टी जानती है इस चीज को कि मोदी जो डिलीवर करते हैं जनता उसके प्रति उसको मत के रूप में कन्वर्ट करके देती है। आप देखिए पिछली बार उन्होंने 300 पार बोला था 19 में, तो देखिए उनको मिला था उस तरह का मैंडेट मिला था। आज उन्होंने उसी तरह से उसको अपनी लगभग 20,000 कार्यकर्ता उनके विभिन्न पार्टी विधायक सांसद सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता कह रहा है वो उसके जनता उसकी बात को टेस्टेबिलिटी बिल्कुल, और मुझे लगता है इसलिए बीजेपी इसी लाइन को लेके चल रही है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा करने की गारंटी। विवेक पांडे जी देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति नहीं करते, आपके सहयोगी जो साथी थे वो कह रहे थे कांग्रेस के कि बीजेपी मुद्दों की राजनीति नहीं करती, सिर्फ धर्म का जिक्र करती है। लेकिन देखिए जो हमारा देश है, भारत देश, यहाँ धर्म सबको पता है, धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव मैटर है और धर्म असर भी करता है हमारे चुनाव में। धर्म करता है, जाति करती है, इसका बहुत असर करता है। इसलिए आप लोग उसी तरह से कैंडिडेट भी उतारते हैं। हालांकि हो सकता है शायद किसी दिन ऐसा है कि जहां पर ना धर्म के हिसाब से राजनीति हो, ना जाति के हिसाब से राजनीति हो, सिर्फ विकास की राजनीति हो। शायद हो सकता है कभी ऐसा दिन भी आए, लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं है। विवेक पांडे जी, लेकिन अगर आप लोग ये जिक्र करेंगे कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, तो फिर उस वक्त बीजेपी कहने के लिए उसके पास रहता है कि भाई हाँ, हमारे घोषणा पत्र में था भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण करवाना, वो हमने पूरा करवाया। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को और बल नहीं देते इस तरह की बात करके। कि राम मंदिर का निर्माण तो पूरा नहीं हुआ, पहले तो ये बात, और ये सत्य को लोग समझ गए। अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी पहली श्रृंखला का जो भवन है वो तैयार हुआ है।
अभी दो श्रृंखलाएं ऊपर और ठीक, बनी लेकिन हैं, आपको लगता है जो कि ये बातें जनता को आप कन्विंस कर पा रहे हैं? क्योंकि जनता ने वो पूरा दृश्य देखा है जब जहां पर बड़े बड़े संत वहां मौजूद थे, बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था। क्योंकि ये आप लोग ये बात जरूर करते आ रहे हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ये बात जनता समझ पा रही है? क्या बीजेपी को मोदी के चेहरे पे भरोसा नहीं है? जो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को उतारना पड़ गया। और सबसे बड़ी बात हास्यप्रद देखिए ये है कि जिस राम मंदिर का श्रेय भाजपा लेना चाहती है वही अरुण गोविल जी थे जिन्होंने अपने इंटरव्यू में वहां पे अयोध्या में ये कहा था कि मुझसे कुछ बुलवाओ मत, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उनको दर्शन नहीं मिले थे। तो राम का किरदार निभाने वाले को श्री राम के दर्शन नहीं मिले, इससे ज्यादा दुखद इस देश के अंदर और क्या हो सकता है? कितना सम्मान भाजपा करती है और कितना भाजपा अवसरवादिता के अनुसार इस्तेमाल करती है, ये इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि राम का किरदार निभाने वाले को, जिसको मंच पे होना चाहिए था मोदी जी के साथ, उसको दर्शन नहीं मिला और उसको ये बात मीडिया से कहनी पड़ी कि मुझसे अब मत बुलवाओ, क्योंकि वो दुख से व्यथित थे। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो बढ़िया है कि आज मोदी जी के चेहरे पे भी भाजपा भरोसा नहीं कर पा रही है, न भाजपा का नेतृत्व तो कर पा रहा है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि राम के नाम से नैया पार लगाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि हमारे सनातन ग्रंथों में लिखा है कि भगवान संकट में सबसे अधिक याद आते हैं, और आज भाजपा को सबसे ज्यादा भगवान याद आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा जानती है कि वो संकट में है। और ये अच्छी बात है कि आप अपने सत्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए। आज ठीक है, पहली जवाब बार ले लेते हैं। इतिहास में केसी ये जैन दर्ज जी, होगा। जवाब। हाँ बिल्कुल लीजिए जवाब। भागीरथ जी, पहली बात तो ये कि संकट में कौन है उसको पता है कौन संकट में। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार 10 साल से केंद्र में है और दूसरी बार जनता ने उत्तर प्रदेश में चुना योगी जी के नेतृत्व अरे सरकार तो गिर भी जाती है केसी भैया, एक सीट से गिर गई थी आपकी सरकार। दूसरी बात यह कि अभी हमारे कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन भ्रष्टाचारी नहीं है और किसका इन्होंने साथ पकड़ा, अरे ये भूल रहे हैं कि शराब घोटाले की जांच के लिए आवेदन करने वाली कांग्रेस पार्टी थी और चारा घोटाले में लालू जी को जेल भेजने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी, और यही सब गलबैया डाले घूम रहे हैं। तो संकट में कौन है, कौन किसको बचाने के लिए एक साथ आ रहा है, कैसे गलबैया डाले हुए हैं। लेकिन विवेक पांडे जी कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे आप कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए आप अरुण गोविल को लेकर आए घोटाले में। और ये शराब घोटाले की शुरुआत करने वाली पार्टी कोई और नहीं है, कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने ही एक तरीके से चारों लोगों को जेल भिजवाया। एप्लीकेशन देने वाली, जांच कराने वाली कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हाँ, तब कांग्रेस पार्टी कहती थी कि नहीं ये घोटालेबाज है, इन्होंने शराब घोटाला किया, और ये कहते थे नहीं शीला दीक्षित जी ने घोटाला किया और हम सरकार में आएंगे जांच कराएंगे। केजरीवाल जी एक बात और कहते थे कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, सबसे घोटालेबाज पार्टी है, कुछ भी हो जाए। और आज क्या हो रहा है, आज सबकी सब गलबैया डाले घूम रहे। तो संकट किसके साथ है और भगवान राम से किनारा किसने किया, इसलिए संकट आए। और हम तो भगवान राम के साथ हमेशा से थे, जब सरकार में नहीं थे तब भी थे, सरकार में तब भी और आगे भी हमने तो कभी नहीं। दूसरी बात कहते थे देश संकट में है, जिन्होंने देश को कांग्रेस के साथ गई तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यही डर है क्या? इनके हर प्रवक्ता कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्यों है, क्यों कांग्रेस के साथ में है। भाजपा यही डरी हुई है कि आम आदमी पार्टी यदि इंडिया गठबंधन में रहेगी तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए फर्जी शराब घोटाला बना करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके फर्जी केस में जेल में डालने का काम किया है। और ये घोटाले की जिसकी बात कर रहे हैं, ये पैसा किसके पास गया? अरे भाई, घोटालेबाज अगर हम होते तो हमारे खाते में पैसा दिखता, पैसा तो भाजपा के खाते में दिख रहा है, पैसा तो भाजपा के खाते में दिख रहा है, भाजपा के खाते में पैसा दिख रहा है। लेके करके हम बात को कंप्लीट कर लेते हैं। केसी जैन जी, पैसा तो भाजपा के खाते में दिख रहा है, भाजपा कब जाएंगे जेल? केसी जैन जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, समय कम है। अपनी सेना पे भरोसा नहीं, अपनी मेडिकल साइंस पे भरोसा नहीं, अपने खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं। मोदी जी को भरोसा है मेडिकल साइंस पे, नाली की गैस से चूल्हा जलाते हैं, चाय बनाते हैं और केसी जैन जी को पिलाते हैं। नाली की गैस से चाय बनाते हैं, कहते हैं
जब बादल होते हैं तो रडार पे नहीं आता है। ये क्या मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं साहब? कितना झूठ बोलेंगे? आपके नेता को भी कुछ नहीं पता और आपको भी नहीं पता। चाहूंगा आपके पास, उस वक्त आप अपनी बात रख दीजिएगा। केसी जैन जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, समय का। जो चीज आप बार बार नाले की गैस से चाय पिए हैं क्या आप? नाले की गैस से चाय पिए हैं? रमाकांत जी, उनकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, सुन लेते हैं। वाले कौन लोग हैं? देश है संकट में, लेकिन देश को संकट में कौन डाल रहा है और उसको निकाल कौन रहा है? उसको डाल रहे शराब माफिया, उसको डाल रहे भू माफिया, उसको डाल रहे पुल माफिया। तो जो घोटालेबाज है वो आज जेल में जा रहे हैं। लेकिन किसी जैन जी संक्षेप में मुझे बताइएगा, जिस तरह से मेरठ में आप बड़ी चुनावी जनसभा से आगाज करने वाले हैं, अरुण गोविल वहां से लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, इसको लेकर बीजेपी एक बड़ा माहौल तैयार करने वाली है और चुनाव में इसका बड़ा असर आप लोग पाना चाहते हैं इससे? संक्षेप में। कोई माहौल नहीं, देखिए भगवान राम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख हमेशा स्पष्ट रखा। अगर सारे के सारे दल भगवान राम के विरोधी हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर साथ में तो क्या दिक्कत? दूसरी बात यह कि सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि धर्म को नहीं लाना चाहिए, लेकिन आतंकवादियों के जब मुकदमे वापस लेने होते हैं तो समाजवादी पार्टी सामने आ जाती है। और जब ये कहना होता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो कांग्रेस सामने आ जाती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस ये कहती है हिंदू आतंकवाद शब्द कांग्रेस ने दिया। ठीक है, सोमेनाथ जी आपने सुना केसी जैन साहब की बात। देखिए यही माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही है, देखना होगा कितना माहौल बनता है। लेकिन जब मेरठ में नरेंद्र मोदी वहां से भाषण देंगे, अरुण गोविल वहां पर खड़े होंगे, तो किस तरह का माहौल होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है, जिस तरह से केसी जैन साहब जी कह रहे थे, कौन भगवान श्री राम के साथ है, कौन नहीं था, कौन विरोध कर रहा था, कौन समर्थन कर रहा था मंदिर का, ये बात तो वो क्लियर कर रहे हैं लगातार बार बार। वो देखिए, भगवान सबके है, किसी भारतीय जनता पार्टी के भगवान एजेंट नहीं है। भगवान सर्वत्र हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में भगवान है। और भगवान को जिस तरह से पार्टी का आप एक मुखौटा बनाने जा रहे हैं, भगवान किसी पार्टी से बने नहीं हुए हैं। जिस तरह से आप लोग और पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भगवान भगवान भगवान, हम जो मुद्दे के बाद कहे, जो भ्रष्टाचारी जनार्दन रेड्डी को अभी कल अमित शाह अपने पास लिए, जितने भ्रष्टाचारियों का गैंग लीडर मोदी जी बन गए, जो कल तक का आरोप लगाते थे, उसी चोर का बाजार अपने पास सजा लिए हैं और कहते हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे भाई, चोरों का मंडी लगा के कहो कि खाओ, जिसको कल तक चोर कहते थे, लुटेरे कहते थे कि देश को लूट गए, खा गए, आज आप उसी से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रहे हो, उन्हीं के साथ जुड़ रहे हो, उनको अपने पार्टी में शामिल करो। अपने पर भरोसा रहा नहीं, अपराधी जिसको कहते गए। और जिस तरह से नारी सुरक्षा की बात करते हैं, और देश के अभी हमारे केसी जैन साहब बोल रहे थे, जिस नारी को ब्रजभूषण शरण सिंह जो तिरंगा के महान स्थान को कायम रखी थी, उन बेटियों के साथ। लेकिन सोमेनाथ जी इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे आप? ठीक है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मुद्दे की जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? बीजेपी जिस तरह से ग्राममय माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, इसको आप डिफेंड कैसे करेंगे आप? क्योंकि इसका असर बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका असर। सुनिए, उनके पास पैसा है। हमारा 138 साल पुराना पार्टी जो 14 लाख रुपए सीताराम केसरी के समय में उसका गया था इनकम टैक्स का नोटिस, उसको 210 करोड़ रुपए जुर्माना लगा के मेरा खाता फ्रीज कर दिया जाता है। तो आप डरे हुए प्रधानमंत्री देश का बस रामेल गए थे हनुमान जी को लेके वहां पर कर्नाटक में, हनुमान जी ने पोछ घुमाया, उल्टा गदा मारा, वापस आ गए 50% से भ्रष्टाचारी। वही जनार्दन रेड्डी उस समय अंदर गए थे, आज उनको पार्टी में ले रहे हैं। जिसको कल तक ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको अपना थाली में सजो के ले आते हैं। ये चोरों का सरदार बन चुके हैं, देश जान गई है, चोरों का सरदार भाजपा बन गई है। और भाजपा के पास पे जैसे कहते थे, गोद गांव में ले लो, केजरीवाल की शिकायत किसने की थी? अरे भाई, जो किए थे अभी तुम किसने की थी शिकायत की? शराब घोटाला हुआ है, कांग्रेस ने की थी ना। वो सुनिए, और अब केजरीवाल जेल गए। अरे तो आपको मोदी जी झुकता है क्या? मोदी जी झुकता है क्या? मोदी जी झुकता है, मोदी घोटाले में भी शामिल है क्या? मोदी, अरे बीच में बोलने का आदत आप लोग को बहुत ज्यादा जी, कैसी जी समय का सुन लेते उनकी बात सुन लेते हैं। पूरा बात सुनने का आदत डालिए, बीच में हम आपके नहीं बोले। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का गैंग लीडर मोदी जी बन चुके हैं, जिस तरह से तमाम देश के भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए हैं, कल तक उनके पर ईडी का सम्मन जाता था,
छगन भुजबल का फाइल गायब हो जाता है, नारायण नायक का फाइल गायब हो जाता है, अजीत पवार का फाइल गायब हो जाता है। तो भ्रष्टाचारियों का नेता तो मोदी जी बन गए हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से उसी शराब व्यापारियों से, रेड्डी बंधुओं से जो चंदा लिए हैं उसका खुलासा हो जाएगा जो पैसा। इसलिए तो केजरीवाल को अरेस्ट करा दिए कि कम से कम केजरीवाल के बहाने हमारे शोर मचाए शोर, हम कोई विकास तो किए नहीं है, खाली झूठ बोले हैं। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, जुमलों को बरसात बैठा, फिर नया जुमला लेके आ गए कि जितना भ्रष्टाचार का पैसा होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से मैंने सवाल किया था कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ग्राम्य माहौल बनाने की कोशिश करे, आप इसको डिफेंड कैसे करेंगे? मुझे लगता है आपने अपने वक्तव्य में क्लियर कर दिया कि आप इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, इसको थोड़ा साइडलाइन करेंगे, इग्नोर करेंगे। मुझे लगता है शायद यही रणनीति आप इसको अपना रहे हैं। ठीक है विवेक पांडे जी, क्या आप भी यही रणनीति अपनाएंगे, इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे? हम तो विवेक जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी। अभी जिस तरह से शुरू में ओपनिंग प्रत्याशियों की बात आई थी कि सपा के प्रत्याशियों को लेकर घमासान, मैं तो ये पूछूंगा कि निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी आपने वरुण नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी, ठीक है विवेक जी, मेरा सवाल सिंपल था, जिस तरह से बीजेपी जो शुरुआत कर रही है मेरठ से कर रही है, मेरठ हालांकि लक्की सीट रही 2014-19 में शुरुआत की और पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई, फिर से 2024 में शुरुआत कर रही है। लेकिन अरुण गोविल जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो जो विपक्षी पार्टी खासकर सपा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से केंद्र में सरकार बनती है, अक्सर कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीट से आती है, तो इसको डिफेंड कैसे करेगी? क्या रणनीति है सपा पार्टी, क्या रणनीति अपनाएगी इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि जब बीजेपी प्रभु श्री राम की बात करेगी, राम मंदिर के निर्माण की बात करेगी, भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठा की बात करेगी, तो सपा की क्या रणनीति होगी? आपने राम की बात की, फिर से चलिए मैं उसी पे जवाब देता हूं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज भाजपा के अंदर मोदी के ऊपर से विश्वास लोगों का समाप्त हो रहा है। और गारंटी किस बात की? बात सही भी है, सनातन के वैदिक नियमों को जो गारंटी के साथ निभा न सका, उसकी गारंटी कहां पे जनता विश्वास करने वाली है। और रही बात अरुण गोविल जी की, बिल्कुल सही बात है, मैंने फिर कहूंगा यही बात कि अरुण गोविल जी अपने पूरे जीवन का कमाया हुआ सम्मान अगर एक राजनीतिक दल के लक्ष्य के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद हास्यप्रद कुछ नहीं, क्योंकि उनको ये समझना होगा कि जनता उनको राम के किरदार के रूप में राम मानती है। एक भाजपा के नेता के रूप में राम स्वीकार नहीं करेगी उन्हें, क्योंकि राम का चरित्र और उनके नियम, उनके जो अनुशासन के दायरे रहे हैं, उन्होंने तो अपने वचन के लिए त्याग करने की प्रेरणा दी लोगों को। लेकिन लेकिन उस सभा में आरएलडी के जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर बीजेपी सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रही है, यहाँ पर राजनीति की बात भी जरूर करेगी और अपना कुनबा बीजेपी ने यहाँ पर बढ़ाया भी है। जयंत चौधरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, जयंत चौधरी जी भी रहेंगे, इनके सहयोगी घटक भी रहेंगे, बस बोलने की आजादी नहीं होगी किसी को, बोलने की आजादी किसी को नहीं होगी, क्योंकि भाजपा में थोपा जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का टिकट काट दिया, उस पर चर्चा कर ले, वरुण गांधी का कटा, उस पर चर्चा कर ले, निषाद को एक सीट नहीं दी, उस पर चर्चा कर ले। भाई वहां तो फैसले थोपे जा रहे हैं। केसी जैन जी को सीट दे दी होती लड़ने के लिए लोकसभा की, जमीनी कार्यकर्ता है, हमारे मित्र भी है भाई, हमारे मित्र भी है, केसी जैन जी पे भरोसा नहीं है। इंपोर्ट करके दूसरे राजनीतिक दल अभिनेताओं को लाया जा रहा है, अभिनेताओं के और नेताओं के, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के भरोसे जो पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी स्थिति कितनी संकट मुझे लगता है अभिनेताओं की बात आप जिक्र मत करें, आपकी पार्टी में भी रहे हैं, आप लोग ने भी सांसद बनाया उनका, तो मुझे लगता है कि शायद आपको लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से कोई मतलब होने वाला, क्योंकि आपकी पार्टी में भी रहेगा। बिल्कुल नहीं, मैं कहा कह रहा हूँ कि इस तरह की टिप्पणी से कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात तो सही है, सिद्धांतों को अवसर में बदलने की रणनीति भी हमने इनसे सीखी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है फील्ड कोई भी हो, अगर वो राजनीति में आना चाहता है, मुझे लगता है सबको स्वीकार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रोफेशन क्या रहा है, उस प्रोफेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीति में आकर वो किस तरह से काम करता है उस पर ज्यादा जिक्र होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ दिनों से इस तरह की टिप्पणी सामने आई है। अगर हम सुप्रिया श्रीनेत की बात करें, इस तरह की टिप्पणी सामने आई है, तो मुझे लगता है कि कौन किस प्रोफेशन से रहा है इस पर ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए। कौन अब राजनीति में आकर क्या कर रहा है
उस पर बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, नहीं, रमाकांत तो पटेल जी, ये टिप्पणियां भाजपा के नेताओं को या उनके अभिनेताओं को करने का भी कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिकार नहीं है इसके प्रोफेशन को लेकर कुछ भी किसी तरह की गलत बात करना। और मैं तो कह रहा हूं व्यक्तिगत भी किसी को नहीं जाना चाहिए, राजनीति में मुद्दों की बात होनी चाहिए, राजनीतिक बात होनी चाहिए, ताकि वही अक्सर कहते हैं मतभेद नहीं हो। ठीक है, सही बात है, मैं सहमत हूं आपकी बात। बिल्कुल। रमाकांत जी, आप पार्टी की क्या रणनीति, क्योंकि देखिए रणनीति बनाने वाले जो प्रमुख हैं आपके, वो ईडी के कस्टडी में, अब कितनी रणनीति बन पा रही है तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन आप पार्टी इस भगवान श्री राम, जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मेरठ से अरुण गोविल जहां से प्रत्याशी है, वहां से नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान की बड़ी शुरुआत करने वाले हैं, इस रणनीति को कैसे आप पार्टी डिफेंड करने वाली है? क्योंकि मुद्दे बहुत है आपके पास, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह भी है। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 5 साल चुनावी मोड में ही रहती है। ये जनता के टैक्स का पैसा अपने प्रचार प्रसार में चेहरा चमकाने में खर्च करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अरुण गोहिल को इन्होंने अभी टिकट दिया, मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में ऐसे व्यक्ति को भी इन्होंने टिकट दिया था जिसने रामायण को जलाने का काम किया है। तो ये कोई राम जी को मानने वाले नहीं है, राम जी के आदर्शों पे चलने वाले लोग नहीं है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। दूसरी चीज, आतंकवादियों का जिक्र किया था, मैं पूरी बात कर लूं भागीरथ जी, मैं भागीरथ जी पूरी बात कर लूं। अभी केसी जैन जी का सुन रहा था कि आतंकवादियों का जो है सबूत मांगना और ये करना वो करना। पुलवामा हमले की जांच आज तक नहीं हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित था। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, नहीं तो जांच होती, उसमें दोषी निकलते। शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, ये शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है, 20,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब का धंधा पूरा भाजपाइयों के पास जाता है। 20,000 करोड़ का अवैध शराब का धंधा, और ये घोटालेबाजों से पैसा लेकर के चंदा चोरी करने वाले लोग, चंदा कमाने वाले लोग, राम मंदिर बनाते हैं तो उसमें चंदा चोरी करते हैं। उज्जैन में महाकाल का निर्माण होता है, महाकाल लोक का, उसमें जो है पैसा कमाते हैं, मूर्तियां गिर जाती हैं। ये लोग बताएंगे ये राम के भक्त बनते हैं, रावण की संतानें हैं ये लोग, राम के वंशज होने का ढोंग करते हैं, राम के भक्त बनने का दिखावा करते हैं, रावण की संतानें हैं ये भाजपाई। मैं ये कहना चाहता हूं, तो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। इन्होंने जो 2014 में वादे किए थे, गारंटी दी थी, उसको सामने लाएंगे जनता के सामने। महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई आसमान पे चली गई। रोजगार देने की बात की थी, रोजगार छीन लिया। इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। ये सब जनता के बीच में लेके साथ यहाँ पर उतरेंगे। और बीजेपी अगर यहाँ पर धर्म की बात करेगी तो उसको लेकर भी आपने कुछ जवाब जरूर दिया। देखिए जरूर कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, मुझे लगता है कि सभी पार्टियां कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन धर्म राजनीति जरूर सामने आती है, चाहे वो टिकट देने की बात हो, पार्टी ध्यान देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय मेरे पास कम है। भूपेन सुरेश जी से, भूपेन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सीए को लेकर के आपने ठीक है, ठीक है, बीजेपी जरूर कहती है कि धर्म की राजनीति करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने वाली, जब मेरठ में बड़ी जनसभा होगी, अरुण गोविल वहां पर होंगे, जयंत चौधरी होंगे, एक बड़ा मैसेज यहाँ से जरूर जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, एक ये राजनीति की स्ट्रेटेजी है। राम की तरह उनको, राम का उन्होंने रोल निभाया अरुण गोविल जी ने, और राम में करने की उनकी पद्धति है, और राम प्रतिष्ठा मंदिर हुआ है, तो इसके कारण यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि वहीं से इलेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, और उसका संदेश जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और इस चीज के लिए मानना पड़ेगा कि ये सब स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बनती, बाकायदा बनती है धरातल में। यहाँ पे तो अभी देखिए आप इंडिया, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, आप वहां पे डिसाइड, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, बड़ी बुरी स्थितियां हैं। और जैसे जैसे अभी ये चुनाव के करीब आएंगी, जनसभाएं होंगी, लोग बोलेंगे, और बोलने पे मोदी जी उसको लपकेंगी और बीजेपी उसका IT सेल वाला लपकेगी। देखना आप, उससे बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को भी नहीं समझ पाते कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, किस पॉइंट को कैसे, कहाँ पे, किस पॉइंट को लेके और किस तरह से उसका वो बन जाएगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने विकास का मॉडल रखा है, उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी है। और उनके यहाँ देखिए योगी जी इस समय सिर्फ राज्य के ही नेता नहीं है, वो इस समय राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। मैं इस चीज को, लोगों को, पार्टी को अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से लड़ना है बीजेपी से, तो अपनी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी उनके हिसाब से।
अगर इस तरह से करेंगे, आलांछन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह से आप पार्टी का है कि आप पार्टी भले ही कुछ कहे, लेकिन आज देखिए संवैधानिक संकट है। आज केजरीवाल जी देखिए, कोई भी नैतिकता तो होती है कुछ, एक कि आदमी जब चला गया, वो तो एक जुडिशरी प्रोसेस है कि आप क्या कोई आरोप साबित हो गया है? कोई आरोप साबित हो गया है क्या? जब तक कोई आरोप साबित नहीं होगा, ये भाजपाइयों के षड्यंत्र की वजह से किसी को जेल में डाल दे, फांसी में टांग दे। आज अगर आप भाजपाइयों का पक्ष लेंगे तो वो दूर नहीं है जब चौराहे में खड़ा करके समय दूर नहीं है, कई लोगों की आवाज को दबाने का काम खुलेआम होगा, अभी भी हो रहा है। ठीक है। तो जिस तरह से अब यहां पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से बड़ी चुनावी जनसभा करेंगे, लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल भी वहां पर मौजूद होंगे, और जो एक बड़े घोषणा पत्र का एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो बहुत समय से रहा है कि राम मंदिर निर्माण, वो पूरा हो चुका है। जनवरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री रामलला की। तो किस तरह से मैसेज यहां पर बीजेपी देने की कोशिश करेगी जब मेरठ में बड़ी जनसभा होगी, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष के पास भी तमाम मुद्दे देखना होगा, विपक्ष किस तरह से बीजेपी सरकार को घेरेगी और बीजेपी कैसे जवाब देगी, और कौन इस पर बाजी मारेगा, और क्या बीजेपी का जो टारगेट है 370 खुद और एनडीए 400 पार, ये हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।